Now we take another type problem. एक और क्वेश्चन आप देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. If third term and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term is 0? किस टर्म की वैल्यू 0 होगी? इसमें दिया है थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म. देखिए हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू a है, कॉमन डिफरेंस d है. जब फर्स्ट टर्म की वैल्यू a है, कॉमन डिफरेंस d है, यहाँ लिखा थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे हम. n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. और a3 की वैल्यू कितनी दी गई? देखिए थर्ड टर्म्स की वैल्यू दी गई है 4. थर्ड टर्म्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 4. यहाँ देखिए हमने 4 इक्वल टू a प्लस 2d और a प्लस 2d इक्वल टू 4. पहला इक्वेशन बनिए. एंड नाइन टर्म्स की वैल्यू कितनी दी गई है? -a. तो 9 टर्म्स a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. a9 की वैल्यू कितनी है? -8. -8 इक्वल टू a प्लस 8d और a प्लस 8d इक्वल टू -8. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. विच टर्म इज 0? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि थर्ड टर्म्स की वैल्यू 4 है, नाइन टर्म्स की वैल्यू -8 है, तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 होगी? तो किस टर्म की वैल्यू 0 होगी? इसको फाइंड करने के लिए पहले क्या होना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए. तो इन दो इक्वेशन यहाँ पे है. देखिए एक a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, दूसरा a प्लस 8 इक्वल टू -. तो इन दोनों की हेल्प से पहले हम a और d फाइंड कर लें. अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है. यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें a कैंसिल हो सकता है. अभी बन गया लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए क्या किया आपने? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए. कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड. ये आ जाएगा a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d इक्वल टू 4 माइनस 8. a प्लस 2d माइनस a माइनस 8d 4 प्लस 8. ये हो गया कैंसिल. 2d माइनस 8d इक्वल टू 12 माइनस 6d इक्वल टू 12. देन d इक्वल टू -12. d की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए. कितना आ जाएगा? a प्लस 2 d की वैल्यू -2 इक्वल टू 4. आ जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 4. देन a इक्वल टू 8 आ जाएगा. a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 आ गई. अब यहाँ a और d हमने फाइंड कर लिया. अब हमसे ये कहा गया कि किस टर्म की वैल्यू 0 हो सकती है. तो देखिए किस टर्म की वैल्यू 0 हो सकती है? मान लिया n टर्म्स की वैल्यू 0 हो सकती है. ये सपोज कर लीजिए कि n टर्म्स की वैल्यू 0 हो सकती है. जब n टर्म्स की वैल्यू 0 मीन्स क्या हो गया? n इक्वल टू 0, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ रख दिया 0. a की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आई हुई है. कहाँ देखिए 8 है. d की वैल्यू -2, n माइनस 1, d की वैल्यू -2. ये आया कितना? -8 इक्वल टू n माइनस 1 -2. ये माइनस कैंसिल हो गया. 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. कुछ डिवाइड कर लीजिए. 4 इक्वल टू n माइनस 1 और n इक्वल टू 5 आ जाएगा. इतना क्या है? यानी 5 टर्म्स की वैल्यू 0. ठीक. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ऐसे कितने नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? तो देखिए इसको ऐसे कितने नंबर इसको फाइंड करने के लिए आपको पहले एपी बनाना पड़ेगा। तो सबसे 2 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 10 और लार्जेस्ट नंबर है 99। ठीक है, तो देखिए 10 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, इसके बाद 11 ये भी नहीं है, इसके बाद 12 है। 12 2 से 3 से क्या है डिविजिबल। तो 3 से बात कही जाए कि 2 डिजिट कैसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर आपका कितना आ गया 12। अब 3 से डिविजिबल की बात हो रही है, इसमें 3 ऐड कर दीजिए 15, फिर 3 ऐड करिए 18, फिर 3 ऐड करिए 21 और लास्ट का जो नंबर है 99। ठीक, लेकिन इसमें ये नहीं पता लग रहा है इसमें टोटल कितने टर्म है, तो कोई हमको टर्म फाइंड करना है, ऐसे कितने नंबर हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3? तो यहाँ पे हमने ये सपोज कर लिया ए की वैल्यू कितनी है 12 है, एल की वैल्यू 99 है। ठीक है, अभी देखिए ए भी बन गया। मान लिया कि कितने नंबर है n नंबर है, तो सब कुछ नंबर भी n है। तो यहाँ से n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज करते हैं। 99 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू डिफरेंस देखिए कितना है 50 माइनस 12 3 का डिफरेंस है। टी आ जाएगा कितना 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। इसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 99 में से 12 सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से कितना हो जाएगा 7, 9 से होंगे 87 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा 87/3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 से डिवाइड कर लीजिए कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 9 27 इक्वल टू n माइनस 1। ये आ जाएगा 29 प्लस 1 इक्वल टू n, 30 इक्वल टू n, n इक्वल टू 30। इस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 30। यानी 30 टर्म्स ऐसे हैं, 30 नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट के जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। We take next question. Find the third terms from the end of the AP. ये क्वेश्चन है जो, तो इसका एक फॉर्मूला आपने बताया था, उस फॉर्मूला से ना करके आप इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिए। यहाँ लिखा है एंड ऑफ द AP, यानी हमको यहाँ से लास्ट से थर्ड टर्म की वैल्यू बताना है। तो आप क्या करिए इस सीरीज को, क्या करिए इसको, इस सीरीज को ही उलट के लिख दीजिए। कैसे देखिए, ये फर्स्ट नंबर पर यहाँ लिख दीजिए -2, फिर -4, -6, यहाँ 100 है, उससे पहले क्या आया होगा माइनस कितने का डिफरेंस है -98 आया होगा। ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं कि n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है लास्ट में आपको ये जो फॉर्मूला n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज कर रहे हैं, तो हमको करना क्या है यहाँ पे इन डाउट है, क्योंकि हमने क्या किया इसको जो फर्स्ट नंबर था उसको लास्ट में कर दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया। यानी अब ये सीरीज आपको कितने बनाना 20 से बताना है, तो 20 टर्म्स की वैल्यू होगी लास्ट में से की वैल्यू। ये अब आप इसको सपोज कर लेंगे, इसको -100 को सपोज कर लेंगे, ये आ जाएगा -100 और -1, और जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू निकालिए -98 में सब्ट्रैक्ट करेंगे आप -100, तो -98 प्लस 100 कितना रिजल्ट आएगा +2 आ जाएगा। यहाँ टू रख दीजिए आप, ठीक। अब ये आ जाएगा कितना -100, 11 इंटू 2 -100 कितना आ गया 22, और 100 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा -10 में से
रिजल्ट आ गया -78। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फाइंड द टोटल्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ए। लास्ट क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है एंड टर्म से रिलेटेड आप रिवीजन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को पढ़ा है। उसी को हम डिटेल में एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। आप लोग भी रिवीजन उसको अच्छे से कर लीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख रहे हैं रिपीट ऑर्डर में, उसको समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ सीक्वेंस की बात हम कर रहे हैं। तो सीक्वेंस है क्या, उसको समझने के लिए आप इस पैटर्न को समझिए। ये जो लिखा गया है पैटर्न, ये है क्या? 7 है, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, 19 के बाद 25 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए 7 में कौन सा नंबर ऐड करने पर 13 आ रहा है? 6। और 30 में जब आप 6 ऐड करेंगे 90, 90 में 6 ऐड करेंगे 25। इसका मतलब ये जो पैटर्न बना हुआ है ये किस तरीके से बना हुआ है? एडिंग ए फिक्स नंबर, एडिंग ए फिक्स नंबर, ये पैटर्न है। एडिंग ए फिक्स नंबर, कौन सा नंबर ऐड किया गया है? एडिंग ए फिक्स नंबर 6 ऐड किया गया। ठीक है, इसमें इसको ध्यान से देखिए। इसमें बताइए क्या है, इसमें क्या किया जा रहा है? 15 के बाद 12, फिर 9, फिर 6 सबट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है? देखिए 15 में से जब आप 3 को सबट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा, 12 में से 3 को सबट्रैक्ट करने पर 9 आएगा, 9 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। यानी ये जो पैटर्न बना हुआ है ये किस ये इसको फॉलो कर रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है कि हर एक नंबर में 3 नंबर को हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी लिखा है देखिए पैटर्न फॉलो फॉर ऑब्टेनिंग द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पे एक नंबर क्या हो रहा है? वो सबट्रैक्ट हो रहा है। मींस सबट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर 3, सबट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर 3, सबट्रैक्टिंग ए फिक्स नंबर 3। इसको देखिए ध्यान से। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 8 आ रहा है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये टर्म देख रहे हैं, तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? मल्टीप्लाइंग ए फिक्स नंबर 2, मल्टीप्लाइंग ए फिक्स नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग ए फिक्स नंबर 2। इसको आप देखिए 1 है, फिर 1/2 हो जा रहा है, फिर 1/4, 1/8। ये किसको फॉलो कर रहा है? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 1/8। यानी ये आपका कैसे मिल रहा है? डिवाइडेड बाय ए फिक्स नंबर 2। यानी ये डिवाइडिंग ए फिक्स नंबर 2। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो रहा है? 1 एक नेचुरल नंबर है, फिर 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर, 4 नंबर, जितने नेचुरल नंबर उनका क्या किया जा रहा है?
स्क्वायर किया जा रहा है, इट मीन्स स्क्वायरिंग द नेचुरल नंबर, स्क्वायरिंग द नेचुरल नंबर, स्क्वायरिंग द नेचुरल। तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पैटर्न को किसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिख देते हैं तो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। यानी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल्स। यानी सीक्वेंस क्या होता है कि एक नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट होता है जो एक डेफिनिट रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। अब इसमें हम एक फिक्स टाइप का पैटर्न फॉलो करते हुए सीक्वेंस में यहाँ लिखते हैं, उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, फिर हमने एक सीक्वेंस लिख दिया। अब इसको समझिए, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस 1 में एक फिक्स नंबर हमने ऐड किया, फिर 3 में वही फिक्स नंबर ऐड किया, 5 में वही फिक्स नंबर ऐड किया। वो नंबर क्या है, 2। वो नंबर क्या हो गया, 2। यानी हमने क्या यहाँ पे ऐड किया, 2 एडिंग 2 टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी हम जितना टर्म लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके उसके बाद में जो टर्म हो प्रीसीडिंग टर्म्स, तो प्रीसीडिंग टर्म जितने आपको मिल रहे हैं उसमें एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। जैसे 1 में 2 ऐड किया गया, 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया गया, 5 में 2 ऐड किया गया, क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी एक फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, इसमें भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 100। देखिए 100 में आप -20 ऐड कर लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 80। 80 में आप -20 ऐड करिए, क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। 60 में आप -20 ऐड कर लीजिए तो 40 मिल रहा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म जो आपको मिल रहा है वो क्या कर रहा है, उसके ठीक पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने को मिल रहा है। तो 100 में आप -20 ऐड कर रहे हैं, यानी ये टर्म हमको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, एडिंग -20 टू द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। और इस तरह के अगर बात करें -6 में, देखिए -6 में क्या ऐड किया जा रहा है, -6 में देखिए, -6 में यदि आप 2 ऐड करते हैं -4 मिलेगा, -4 में 2 ऐड करेंगे -2 मिलेगा। ठीक है, और -2 में यदि आप -2 ऐड करते हैं तो 0, -2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कौन सा नंबर आप ऐड कर रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। तो इसमें आप -4 में 2 ऐड करेंगे, -2 आएगा, -2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि एडिंग 2 टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। इसमें आप देखिए तो आप क्या ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 0 ऐड करेंगे 5 आएगा, फिर 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को नाम दे देते हैं इसका प्रोग्रेशन। ये आपका हो गया प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कई टाइप के सारे देखिए, जितने भी इसमें हम नंबर को अरेंज कर रहे हैं वो एक डिफरेंट रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, हमारा प्रोग्रेशन हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि जो सीक्वेंस था वो एक डिफरेंट रूल्स को फॉलो कर रहा है, और जब कोई सीक्वेंस एक डिफरेंट रूल्स को फॉलो करता है उसे कहते हैं प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो जब इस तरह का आपको प्रोग्रेशन मिलता है
जो कि आपको प्रीसीडिंग टर्म मिल रहा है ठीक उसके पहले एक फिक्स नंबर्स को ऐड करने को मिल रहा है। यानी इस तरह के जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं, ठीक है, यानी जितने प्रोग्रेशन होते हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि एक फिक्स नंबर ऐड करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक फिक्स नंबर होता है, सपोज फिक्स नंबर ए है और उसमें एक आप डिफरेंट नंबर ऐड करते जाइए। जैसे ए में आपने ऐड किया, ए में आपने ऐड किया डी, तो सेकेंड टर्म आ गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म फिर डी में ऐड करिए ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करिए ए प्लस 3d। ये आपको प्रोग्रेशन मिल गया, ठीक है। अब इसमें यदि हमको n टर्म्स की वैल्यू लिखना हो, n टर्म्स की वैल्यू मीन्स वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ n a p। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म्स आपको लिखना है। तो जनरल टर्म्स अगर आपको लिखना है ए पी का, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म्स a प्लस d, थर्ड टर्म्स a प्लस 3d, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म्स a प्लस 3d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब आपको n टर्म्स लिखना है, n टर्म्स क्या लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म आप लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं a, क्योंकि फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1 इंटू 0। सेकेंड टर्म लिखना है 2 माइनस 1 इंटू d, थर्ड टर्म लिखना है 3 माइनस 1 इंटू d, फोर्थ टर्म लिखना है 4 माइनस 1 इंटू d। तो जब आपको n टर्म लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये आ गया जनरल टर्म्स आप हैं a b, इसकी वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। इसी बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका एक जनरल टर्म्स a एंड b ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में n टर्म्स से लास्ट टर्म दिया है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो लास्ट में 10 मीन्स लास्ट टर्म अगर दिया गया हो तो लास्ट टर्म में क्या होगा? nth टर्म्स होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी कहने का मतलब यह है यदि लास्ट टर्म दिया गया हो तो आप n के स्थान पे n लिख सकते हैं। तो a क्या है? किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, यह नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा, टोटल कितने टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस बताएगा, और ए क्या बताएंगे? उस टर्म की n टर्म्स की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3 फिक्स नंबर है, ए की वैल्यू में 3 लग गई है, अब इसमें फिक्स नंबर ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, यानी a इक्वल टू आपने 3 कर दिया, d इक्वल टू कर दिया 2, तो 3 सेकेंड टर्म्स की वैल्यू 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, ठीक है। तो ये आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट। अब आपसे पूछा जाए फिफ्थ टर्म्स की वैल्यू बताइए, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ टर्म्स की वैल्यू 11 है। आपसे पूछा जाए फोर्थ टर्म्स की वैल्यू बताइए, फोर्थ टर्म्स की वैल्यू 9 है। तो आपसे पूछ लिया जाए 10 टर्म्स की वैल्यू बताइए, तो 10 टर्म्स के लिए बताना आपको, पहले आप लिख लीजिए, क्या आप लिखेंगे? a इक्वल टू 3, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? इसके
जैसे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, क्लियर है, वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 5 - 3 7 - 5 9 - 7 कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको 10 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आप यूज कर लीजिए n = a + n - 1 into d। ये 10 टर्म्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + n - 1 into d का मतलब कितना हो गया 2, 3 + 9 into 2 क्या जाएगा 3 9 2 18 18 + 3 21 आ जाएगा। 10 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे चेक करना चाहें 21 आ रहा है कि नहीं, टाइप कर दीजिए, देखिए कितना है 2 ऐड करें कितना आ जाएगा 30 फिर 2 15 17 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 15 किस टर्म की वैल्यू है, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए ऐसे कर दिया जाए, पूछा जाए इसमें एक टर्म 15 आएगा किस टर्म की वैल्यू है। ठीक है, 15 किस टर्म की वैल्यू है, तो मान लीजिए 15 किसकी वैल्यू है n टर्म्स की वैल्यू है, इन मींस n = आपको 15 दे दिया गया। आपसे पूछा जाए 15 टर्म जो लिखा गया है ये किस टर्म की वैल्यू है, जैसे सेकंड टर्म की वैल्यू 5 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 7 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 9 है, तो इसी तरीके से एक नंबर यहाँ 15 आएगा वो किस टर्म की वैल्यू होगा, मान लिया n टर्म्स की वैल्यू। आप यहाँ कहते हैं n = a + n - 1 into d, आप यहाँ लिख दीजिए 15 = 3 + n - 1 d की जगह कितना हो जाएगा 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12 = n - 1 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 = n - 1, तो 6 + 1 = n। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फिर इसको 12 = n - 1 into 2 से डिवाइड कर दीजिए 12/2 = n - 1, 6 = n - 1 इधर ऐड हो जाएगा। 7 टर्म्स की वैल्यू है कितनी होगी 15 होगी। ठीक है, 7 टर्म्स की वैल्यू 15, चेक कर लीजिए, देखिए 4 टर्म्स की वैल्यू 9 है, 2 ऐड करिए, 3 टर्म्स की वैल्यू 11, 6 टर्म्स की वैल्यू 13, 7 टर्म्स की वैल्यू 15। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बच्चों हमने बताया था सम ऑफ ईयर टर्म्स, सम ऑफ ईयर टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, अब जितने टर्म्स हैं उसको ऐड कर दीजिए a + d a + 3d, लास्ट में ईयर टर्म्स a + d a + 2d ऐसे लिख करके कोई n टर्म्स है। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है आप यूज करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स = n/2 2a + n - 1 into d। क्या डायरेक्शन में बताया था आपको, ये फॉर्मूला उस जगह यूज करेंगे जब आपको सम फाइंड करना। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने नंबर आता हो यदि उन सभी का सम फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, n = n/2 2a + n - 1 into d। और यदि लास्ट टर्म दिया गया हो तो आप ये भी यूज कर सकते हैं n/2 a + n। ठीक, और एक और हमने आपको बताया था कि यदि सम ऑफ n टर्म दिया हो और n टर्म्स फाइंड करना हो उसके लिए बताया था n = सम ऑफ n टर्म्स से सम ऑफ n - 1 टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। मींस सम ऑफ n टर्म दिया गया हो, आपको n टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो सम ऑफ n टर्म्स से
सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस टर्म की वैल्यू आ जाएगी, इस टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यानी आपको n टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है तो सम ऑफ n टर्म्स में सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आपको फिफ्थ टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म्स में से सम ऑफ 5 माइनस 1 मींस सम ऑफ 4 टर्म्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसका यूज वहां करते हैं। तो ये सारे फार्मूले हैं, इसका कैसे यूज करना है इसका एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए, इसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू। नाउ वी टेक सम क्वेश्चन। आइए कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो वी टेक वन क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सबसे पहले इसका फिगर आप ड्रॉ करेंगे। तो फिगर देखिए ड्रा करते समय आप एक इमेजिन कर लेंगे कि टावर है तो टावर में ए बी टावर में मान लीजिए, जैसे हमने सपोज किया कि ए बी टावर, ए एक टावर बन गया। टावर क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम दिया हो टॉप ऑफ ए टावर, यानी टावर के टॉप पोर्शन को देखा जा रहा है, यानी इसको देख रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से। अब वो पॉइंट है कहाँ? ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ द टावर है। पॉइंट ये क्या है? टावर का फुट है। यहां से 30 मीटर आ जाते हैं, यहां से 30 मीटर, 30 मीटर। अब यहां से इस टावर के टॉप पोर्शन को देख रहे हैं। ये कह रहा है क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आप ये सपोज कर लेंगे कि लेट ए बी बी ए टावर एंड सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसकी फुट से कितने मीटर पर है? 30 मीटर पर। यानी आपको टावर की हाइट फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया कि टावर की हाइट कितनी है? यस, let AB be a tower, ठीक है, and AB equal to H मीटर, ये मीटर सपोज कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को आपने कंसीडर किया, इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये बेस और एंगल, परपेंडिकुलर है, बेस है और एंगल है। हमको क्या यूज करना चाहिए? tan। हम कॉट भी यूज कर सकते हैं, यानी tan और कॉट में कोई एक चीज यूज करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने AB को टावर सपोज कर लिया। ठीक है, इस 30 डिग्री को हम लोग tan लेते हैं। नाउ टेकिंग tan ऑफ एंगल 30 डिग्री, सो इट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस yes upon 30 meter. The value of tan 30 degree is what? 1 by root 3. Very good. 1 by root 3 yes upon 30. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ से। h root 3 equal to 30. Then h equal to 30 by root 3. एक ही आप लोगों ने देखा भी होगा कि कभी भी आंसर जो आता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा डेसिमल नंबर में आता है। तो यहाँ जो इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है किसमें आ रहा है? इरेशनल नंबर है। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई रूट 3 किया जाएगा 30 रूट 3 अपॉन 3 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 रूट 3 मीटर। ये आंसर हो गया।
लेकिन यदि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी दे दिया जाए, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे दिया गया 1.732, उस कंडीशन में आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। s इक्वल टू 10, √3 की वैल्यू 1.732, देन s इक्वल टू ये जिसमें यहाँ जाएगा 17.32, ठीक है। इस तरीके से आउटलाइन कितनी आ गई 17.32 मीटर। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लिप में और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, some application of trigonometry. In the previous chapter you have studied about the trigonometric ratio. इसके प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में स्टडी किया था। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या स्टडी आप लोगों ने किया था कि उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, ABC, जिसमें आप एक एंगल को कंसीडर करते थे, और जिस एंगल को कंसीडर करते थे उसके सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस और दूसरा बेस होता था, यानी एंगल और साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अब हमारा जो नया चैप्टर है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, some application of trigonometry, some application of trigonometry। इस एप्लीकेशन का मतलब यहाँ क्या है इसमें समझिए, यानी जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इसके प्रीवियस लेक्चर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ करेंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम करेंगे, उसे ही कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो बहुत जगह पे है, बड़े बड़े बिल्डिंग उसको मेजर करने में है, एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज़ होता है, इसके ब्रांचेज बहुत ज़्यादा है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने जो स्टडी किया है उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे वो हम आपको बताएंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ आपके सामने जैसे कुछ फिगर हम बना रहे हैं, या उस पर समझिए कि उस फिगर में जो साइड है, जैसे मान लीजिए कि टावर दे दिया गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, पहले फिगर के हिसाब से कुछ समझिए। बच्चों जैसे फिगर दिया गया है, तो यहाँ पे कोई लड़का है जो कि पतंग उड़ा रहा है, उसकी पतंग यहाँ पेड़ में है। तो अभी तक जो एक्चुअल मेजरमेंट होता था, जैसे हमको इसकी हाइट को मेजर करना है, या ये हाइट यहाँ से यहाँ तक जो थ्रेड है उसको मेजर करना है, तो कैसे करेंगे। बहुत सी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है वो आसान नहीं होता है। जैसे छोटी मान लीजिए कि कम अगर डिस्टेंस है उसको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 मीटर पे दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। पता लगा ये 50 मीटर है, बड़े बड़े टावर हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, वो आसान नहीं होता है उसको मेजर करना। तो इसमें जो लिखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि डिस्टेंस और हाइट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कुछ स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको ये डिस्टेंस आप मेजर कर लेंगे, जहाँ लड़का पतंग उड़ा रहा है वो यहाँ से इससे कितने डिस्टेंस पर पतंग उड़ा रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मेजर कर लिया। ये दे दिया, एक एंगल दे दिया, मान लीजिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल यहाँ से बन रहा है, उस
इसका जो यहाँ पे आई है उस आई से एक एंगल बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, वो इस साइड को देख रहा है कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए और ड्रा करने के बाद ये आपको एंगल दे दिया गया, एंगल दे दिया गया, ये डिस्टेंस दे दिया गया, और ठीक है, तो अब एंगल दे दिया गया, ये डिस्टेंस दे दिया गया, आपसे इसको फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमने एक वर्ड यूज किया कि एक्चुअल मेजरमेंट को छोड़ करके, जैसे आप हर चीज़ को मेजर करते हैं वैसे मेजर ना करके किसी और तरीके से हम उसको मेजर करें, वो हमको इस ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। इसी तरीके देखिए यहाँ पे टावर लगा हुआ है, यहाँ कोई आदमी है, अब वो इसको देख रहा है, सोच रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर कर लें, तो अब इतना बड़ा मेजर करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम है। या बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको ऐसे कोई आदमी देख रहा है, उसकी हाइट कितनी होगी, इसको कैसे मेजर करना हो, यानी आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको आसानी से वर्क हम नहीं कर सकते, ये लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपको बताएगा कि ऐसे केसेस में हम इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर हमको यही सीखना है। तो मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए चैप्टर का नाम भी है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसमें हाइट फाइंड करना हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ये अगर फिगर यहाँ पर बना देता हूँ, इसको सिंपल वे में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये 20 मीटर है और यहाँ से एंगल हम 45 डिग्री ले, आपसे इस BC की हाइट पूछें, तो अब आपको ये डिसीजन लेना है कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम यूज करेंगे। तो यदि जिस एंगल को हम सिलेक्ट करते हैं इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया गया और एक एंगल दिया गया, इस एंगल का आप क्या करिए, tan ले लीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपॉन 20, tan 45 की वैल्यू 1 and this equal to h upon 20 and h equal to आ जाएगा 20, यदि मीटर है तो क्या आ जाएगा, ऐसे फाइंड करें। तो इसी तरीके से जो भी सिचुएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो कुछ फिगर की हेल्प से आप समझिए। तो बच्चों देखिए आपके सामने कुछ फिगर है, इस फिगर को ज़रा समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग है या ट्री है, उसको एक इमेजिन की ओर फिगर यहाँ बना दिया जा रहा है। जैसे ये परपेंडिकुलर है BC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पोजीशन ऑफ आई और यहाँ का ऑब्जेक्ट है, आई से यानी अपने आप से इस आई से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आई एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से इसको देखा जाए ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए आप छत पे बैठे हैं और ऑब्जेक्ट कोई नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, या कोई बुला रहा है, आप ऐसे देख रहे हैं नीचे, तो आपकी आई यहाँ हो गई, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ दो कंडीशन बन रहे हैं। जब आप आई की पोजीशन से आप ऊपर देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट एरिया आप देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। आई और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मिला दीजिए तो वो जो लाइन होगा उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ से जहाँ आपका आई है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप अगर खड़े होकर देख रहे हैं तो आपका जो आई है वहाँ से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर लीजिए कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, तो आप ऐसे देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए आई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, मान लेते उस एंगल का नाम है अल्फा। अब ये 45 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस अल्फा को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन।
ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ हैं, आपका आई यहाँ, आप क्या करें, अपने आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए और फिर नीचे ऑब्जेक्ट को देखिए, ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ जो एंगल बनेगा, यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने बीटा मान लिया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर तक ऐसे देखेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और दूसरे वाले को अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो और लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो, मान लीजिए अल्फा हो और ये बीटा हो, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये जान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू टेक ए न्यू टॉपिक, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस बार का जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उसमें एक इस टाइप के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे है क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये इसमें समझना क्या है कि केस स्टडी जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे आपको कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा किसी एक विशेष टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड, उसको ध्यान से पढ़ना आपको है। पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बेस स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के होते हैं, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, अब उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, जिसको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई पैराग्राफ दिया गया। अब वो पैराग्राफ लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी एक्टिविटी से भी रिलेटेड हो सकता है। ऐसे समझिए कि ये कह दिया गया कि किसी स्कूल के स्कूल के क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और उसको प्लांट लगाने के लिए कहा गया, और वो प्लांट एक रेक्टेंगुलर में लगाया गया। उस प्लांट की अपनी एक पोजीशन बताई गई कि किस तरीके से आपको प्लांट का अरेंजमेंट करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, और उस पर कुछ क्वेश्चन बना के आपसे पूछ दिया गया कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी या इस प्लांट की पोजीशन कहाँ पे होगी। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। दूसरा और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़ा होगा, एचसीएफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। तो एचसीएफ क्या होता है, 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है, जैसे 2 और 4 है, कहते हैं कि 2 नंबर का एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो इस दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, यानी इन दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे इसमें क्या होगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि आपको बुक्स का अरेंजमेंट करना है, एक अलमारी में कितने बुक्स रखे जा सकते हैं, इक्वल बुक्स रखना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया गया, वैल्यू बेस। एक आदमी है वो कहीं जॉब करने के लिए जाता है, उसकी सैलरी जो है 20,000 है और एवरी ईयर 1,000 का इंक्रीमेंट लगता है। तो पहले फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी 20,000 थी, फिर 1 ईयर के बाद 1,000 और इंक्लूड कर दिया, 21,000 हो गया, फिर उसके बाद 22,000 हो गया। अब उसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि 15 ईयर्स
के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं। तो आपको एक एग्जांपल की हेल्प से हम केस स्टडी के बारे में समझाते हैं। तो इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कानपुर have been allotted a rectangular plot of a land for gardening activities. Sampling of remover are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a rectangular grassy. यहाँ देखिए एक rectangular grassy ground in the plot as shown in the figure. The student are to sow seeds for flowering plant on the remaining area of the plot. इस क्वेश्चन की जो मीनिंग है बच्चों, इस क्वेश्चन की जो मीनिंग है कि ये जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट बना हुआ है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में 1 मीटर की डिस्टेंस पर गुलमोहर के प्लांट लगाए गए और इसके अंदर जो लॉन है वो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है। ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, इस ट्रायंगुलर शेप में कुछ पॉइंट है P, Q एंड R। यहाँ क्या करना है, फ्लावर का शेप होना है, यहाँ फ्लावर लगाए जाएंगे। इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ एक फ्लावर के लिए बनाया गया। अब इसको जैसे आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन दिया जाए ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले उसको पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ने के बाद फिर आप इसको पढ़ेंगे तो जल्दी सॉल्व करने आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है MCQ टाइप के, जिसमें पहला क्वेश्चन है here, इसमें लिखा है कंसीडरिंग A एज ओरिजिन। ए को यहाँ पर ओरिजिन सपोज करने के बाद एक ओरिजिन सपोज कर लिया कि जैसे x एक्सिस y एक्सिस होते हैं, उसका काम यहाँ पे ओरिजिन A कर रहा है, एक पॉइंट। कंसीडरिंग A एज द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ A। अगर हम इसको ओरिजिन सपोज करते हैं, ओके, तो इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहला ऑप्शन 0 1 1 0 0 0 -1 -1, कौन बताएगा। हाँ बोलिए। 0 0, ठीक। जब आप ये चीज एक्सिस पे आप प्लॉट करते हैं तो ओरिजिन को क्या कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 0 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होना चाहिए, 0 0। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। टेक योर सेट। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी टेक नेक्स्ट पार्ट। उसी क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट MCQ के फॉर्म में दिया गया है, उसमें देखिए लिखा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आप यहाँ पे देखेंगे P का कोऑर्डिनेट, देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ P लिखा हुआ है। आप यहाँ देखिए x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और y एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए। अगर उसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं अगर वो करता है आप ऐसे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो पहले किसकी वैल्यू हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे x एक्सिस की वैल्यू 4 और फिर y एक्सिस की वैल्यू। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 6 होगा। इसमें देखिए क्या कोई ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, A। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन which is related for this question. Next question लिखा है कि what are the coordinate of R। R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए यहाँ पे R आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस R को देखिए ध्यान से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर और यहाँ से y एक्सिस पर है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x यानी एक्सिस 6 है और कोऑर्डिनेट क्या है 5। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 5, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इस R का ऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, ऐसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सिस ऑफ R, तो उसमें एक्सिस कितना होगा 6 होगा, ऑर्डिनेट 5। क्लियर। सो वी टेक नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में लिखिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया स्टार्टिंग में कि कंसीडरिंग A एज ओरिजिन आंसर द क्वेश्चन। स्टार्टिंग बता दिया गया
कि हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक ओरिजिन कंसीडर करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर एक ओरिजिन है, यह पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए ये एक्सिस का काम कर रहा है। तो डी का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 16, y की वैल्यू 0। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 16, 0। इसका मतलब ये आपको करेक्ट हुआ। ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके पूछा जाएगा। सो वी टेक नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ B इज टेकन एज द ओरिजिन। यदि आपने B को ओरिजिन सपोज कर लिया, अब ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड को घुमा रहा है इधर उधर। ठीक है, जो आप सीधे सीधे पढ़ते थे वैल्यू बेस इसीलिए बना हुआ है। इसमें कहा कि अगर D ओरिजिन है तब पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर D ओरिजिन है तो इस साइड में उसके पॉइंट नेगेटिव होंगे। इधर काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर ऊपर तो पाइस ही रहेगा। तो 12 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होना चाहिए। जब आपने इसको अगर सपोज कर लिया होगी तो काउंटिंग इधर होगी, इसके हिसाब से पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्धारित करेंगे। इधर आप काउंटिंग करेंगे तो आएगा 12 बट नेगेटिव होगा, -12 का मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो आप लोगों ने ये देखा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन है 17, 18, 19 एंड 20। तो वहाँ अदर दूसरे चैप्टर से भी इस टाइप के क्वेश्चन बना के आएंगे। तो आप वहाँ अपने माइंड को स्थिर रखिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको मैसेज पढ़िए, थोड़ा सा आप थिंकिंग स्किल सही रखेंगे तो वैल्यू बेस्ड की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3 डिजिट से रिलेटेड है। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हमने 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो 3 डिजिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर व्हिच लीव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। यानी 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं कि जब आप उनको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो सेम जैसे इसके पहले मैंने प्रॉब्लम बताया है, पहले आप 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख दीजिए। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, चलिए 100 एंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एक ही देखिए, यदि 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा जी, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 100 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कितना रिमाइंडर लिव, यहाँ लिखा हुआ है लिव द रिमाइंडर 3। ऐसा करते हैं अगर इसमें 3 ऐड कर दें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्यों। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 103, 103। अब देखिए अब कुछ करना नहीं, अब आप सीधे क्या करिए 5 है ना, 5 ऐड करते जाइए। दूसरा नंबर फिर 5 ऐड कर दीजिए 130। लास्ट चेक करते हैं, इसको जब आप चेक करेंगे तो इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, देखिए तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 999 कितना हो जाएगा, 5 में जब 5 हो गया फिर 4 आ गया, 9 5 9 क्या 45, फिर आ गया 4, फिर 45 कितना आया 4 आ गया, ठीक है। लेकिन बचना कितना चाहिए 3। ऐसा करते अगर हम इसमें कम कर दें 9 जगह 8 कर दें यहाँ पर, ठीक है, तब यहाँ कितना बचता है 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमको लास्ट का नंबर कितना लेना चाहिए 998, ठीक है।
अब ये आपका आ गया E3 बन गया। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म। मैंने कहा कि जब भी सम आपको फाइंड करना, सम तभी फाइंड होगा जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म होंगे। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है तो नंबर ऑफ 103, 108, 130 -8। अब यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू 103, कॉमन डिफरेंस 5, L 998। Good. Now using formula L equal to A plus n minus 1 into D. So we can write here 998. The value of A is 103. We have to find the number of terms and common difference is 5. ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। ना जाएगा 990 minus 103 equal to n minus 1 into 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 5, 9 में से 1 8 equal to n minus 1 into 5। अब ये 5 से डिवाइड कर दीजिए 809, क्योंकि लास्ट में देखिए 5 के इसलिए 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 5 इक्वल टू n माइनस 1 कितना ये आ जाएगा? 179 ऐड हो जाएगा ना, 180 इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म आ गया आपका n इक्वल टू 100, यानी 180 टर्म ऐसे आपको 3 डिजिट के मिलेंगे जिनका आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 a plus n। ओके, सो 180/2 a is what? 103 and d is what? 998। ये देखिए आ जाएगा 90 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए 998 में 103 कितना हो जाएगा? 8 and 3 11 और एक कैरी हो जाएगा 10। करेक्ट, 1101 मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 9 1 9 9 0 9 1 9 9 0 एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 99090। ठीक है, और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। यानी इस क्वेश्चन की मीनिंग यह है, ऐसे स्टार्टिंग से लेकर के ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, और कितने नंबर होने चाहिए? 40, उनका सम फाइंड करिए। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो सकता है? बताइए। 6 होना चाहिए। अब एक वर्ड एक और लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल है वो है 6, दूसरा 12, फिर 18, अप टू कितने तक है? 40 तक। ठीक है, अब एक ही देखना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि नहीं आपको? नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है 40, तो और आसान हो गया हमारा काम, लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता है। अब आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ये n/2 a plus n, क्योंकि ये तब यूज होगा जब लास्ट टर्म दिया गया। हाँ, यूज करना है नहीं तो आप क्या करिए, n की वैल्यू पहले फाइंड करिए।
ठीक है। तो यहाँ से here a equal to 6, b equal to 6, number of terms 40. So using this formula Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into a. We have to find the sum of 40 terms, so we can write here 40 by 2, 2a, a की वैल्यू 6, 40 minus 1, common difference 6, and this equal to 20. 20, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 6 दो जगह है ना, एक और टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लेके क्या यहाँ पर होगा 2 प्लस 40 माइनस 1 39, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 0 0 6 2 जा, तो ये आ जाएगा 41। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4900, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप पहले ईयर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितना ईयर आ जाए उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए एन बाई 2 ए प्लस एल, यानी यहाँ से एल का कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए तो फिर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिजिट का यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम वाले चैप्टर में कैसे यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिजिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 10 डिजिट होते हैं। और देखिए इसी डिजिट से क्या होता है नंबर का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने एक डिजिट 2 और एक डिजिट 3 है, एक डिजिट है 2 और दूसरा डिजिट क्या है 3 है। अब देखिए इनसे हम कैसे नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको 1 प्लेस पे रख देते हैं, इसको 10 प्लेस पे रखते हैं। तो इसको 10 प्लेस पे लिखते हैं क्या 2 इंटू 10, इसको 1 प्लेस में 3 इंटू 1, रिजल्ट कितना आएगा 23। हमने क्या किया डिजिट से नंबर का फॉर्मेशन कर दिया 23। अब यदि इनके प्लेस को चेंज कर दिया जाए, जैसे इसको रिवर्स कर लीजिए, इसको 1 प्लेस पे रखिए और इसको 10 प्लेस पर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1 से और फिर ऐड कर दीजिए। तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या आया 30 प्लस 2 यानी 32 आ गया, ठीक है। ऐसे आप यदि 3 डिजिट का नंबर लिखना चाहें, 3 डिजिट का नंबर लिखना है, एक डिजिट आपने ले लिया 5, दूसरा 1 और तीसरा ले लिया 3। अब इन तीनों डिजिट से एक नंबर बनाना है, यानी 3 डिजिट से बना हुआ नंबर क्या हो जाएगा 530 भी हो सकता है, और बनाना चाहें 315 315 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी डिजिट्स के हेल्प से नंबर का फॉर्मेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ डिजिट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इससे आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। यानी 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है, उनका सम आप फाइंड करिए, ठीक है। अब इसका मेथड समझिए। लिखा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग
एपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये बताइए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10 होता है, 10। और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 99। 99। क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर इसको इससे पहले वाले नंबर में अगर हम लोग जाते हैं 8 1 डिजिट का हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसके बाद का नंबर लेते हैं। 11 के बाद आता है 12। अब ये पहला नंबर आ गया 12। अब आप 4 ऐड करते जाइए। 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? फिर 4 ऐड करिए 20। अब देखते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि 99 है, जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 या 8 1 आ गया। ठीक, फिर कितना आ जाएगा? 16। कितना बचा? 3। यानी अगर ये 3 नहीं होता डिवाइड हो जाता ना, तो ऐसा करके इसमें 3 कम कर देते हैं। और जब आप 3 कम करेंगे क्या हो जाएगा? 96। अब ये नंबर आपके पास हो गया। अब वही यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे 4 डिजिट के जितने भी नंबर हैं उनके सम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्लस का साइन यूज करते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा। और इसके सम को हमने क्या सपोज कर लिया? यस। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सम का जो फॉर्मूला हमने बताया था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लेकिन ये इससे तब सॉल्व होगा जब आपको किसकी वैल्यू पता हो, यानी आप n की वैल्यू फाइंड करिए फिर उसको फाइंड करिए। दूसरा मेथड है n/2 a प्लस l का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज टर्म तो पता ही है। क्यों? तो बेटर यही होगा ना, इससे करके हमारा समय बच जाएगा। इससे यहाँ पे लिखते हैं, हियर a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू 12 एंड d की वैल्यू 16 माइनस 12 20 माइनस 16 94 एंड लास्ट टर्म इज गिवन बाय 96। क्लियर? अब यहाँ से फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 a प्लस n। लेकिन यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको n फाइंड करते हैं। कैसे? यूजिंग n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि लास्ट टर्म अगर इनर टर्म्स है उसको l सपोज करते हैं। ठीक है, l की वैल्यू 96, a इक्वल टू 12 n माइनस 1 d की वैल्यू 4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 96 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। कितना आ जाएगा? 6 में से 2 4, यहाँ बचा 9 में से 1 84, राइट? n माइनस 1, देखिए अब 4 है ना, 4 यहाँ लिख जाएगी, डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 n माइनस 1, या फिर n की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 यहाँ आ जाएगा, तो 21 प्लस 1। We get number of terms is 20. सॉरी 22, यहाँ जाएगा ऐड हो जाएगा, प्लस होता फिर सब्ट्रैक्ट होता, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गया 22। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 a प्लस n। यह जाएगा 22/2, a की वैल्यू 12, लास्ट टर्म 96, यह आ जाएगा 11, स्क्वायर कर लीजिए 6 2 8 108। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन किया कितना रहता है?
तरह के देखिए जब भी प्रॉब्लम हो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान है कि ये बनाना सीख लीजिए। अगर आपको ये बनाना आ गया बाकी तो सारा प्रोसेस आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मेन यही है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है टोटल कितने टर्म्स हैं, 25 टर्म्स है, ठीक है। 25 टर्म्स है। आगे देखिए इसमें लिखा है whose second term is 7। देखिए किसी भी जैसे कोई अगर एपी हमको सम फाइंड करना है उसमें आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म आपको सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए आपको, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ। अगर ये तीन चीजें पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसका यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे अगर आप d आपको नहीं पता है, ठीक है, d आपको नहीं पता है, इन दिस केस क्या कर सकते हैं, d नहीं आपको पता है, उस केस में आप यहाँ d ना देकर आपको l दे दिया जाए तो उस कंडीशन हमारा ये फार्मूला वहां पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी हम इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे n/2 इक्वल टू ऐसे इक्वल टू n/2 a प्लस l। इन दोनों में देखिए डिफरेंस है, दोनों फॉर्मूले में एक डिफरेंस क्या है, इसमें यह है लेकिन d नहीं है और इसमें d है लेकिन यह नहीं है। और दोनों में क्या चीज सिमिलरिटी है, ये इसमें भी दिया है ये इसमें भी दिया है, इसमें भी एक ही वैल्यू इसमें भी एक ही वैल्यू, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन हमको ये देखना है कि क्या क्या हमारे पास है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या ए दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया है, केवल क्या है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। पहले आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। अब ए और डी की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखिए क्वेश्चन में जब भी कोई चीज़ हम फाइंड करते हैं तो उस क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड लिखा होता है जिसकी हेल्प से जो हम चाहते हैं वो फाइंड हो जाता है। अब हमारी हेल्प करने के लिए कौन है, देखिए एक सेकंड टर्म है दूसरा 7 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो दिया है उसका यूज करते हैं। हमने ये सपोज कर लिया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है लेट अस सपोज लेट फर्स्ट टर्म बी a and common difference b। Let first term be a and common difference be d. So according to question which is given, second term is given using formula a equal to a plus n-1 into d। हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। जब आप इसका यूज करेंगे देखिए a की वैल्यू नोन है, a लिख दिया हमने, नंबर ऑफ टर्म्स सेकंड टर्म ये के प्लेस पे आप क्या लिख दीजिए a2। तो द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म इज a प्लस 2 minus 1 into d which is given in your question। second term is what 7, so we can write here 7। so this equal to a plus b equal to 7, a plus b equal to 7, this is the first equation। and second equation from this the second term is 7 and
7 term is 27. Similarly, we can write here the value of 7 terms means we can write here a plus 7 minus 1 into d, which is given by 27. So we can write here a plus 6d equal to 27. इसी दे इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन आपके पास है, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से अगर आप देखिए कि एक इक्वेशन आपके पास है a प्लस डी इक्वल टू 7, दूसरा है a प्लस 6d इक्वल टू 27। आपको याद होगा ये किस फॉर्म का है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आप पढ़ते तो उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ है क्या? x के प्लेस पर a एंड y के प्लेस पर b। देखिए यहाँ पर हमने बताया था जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करते हैं, जब अपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं। तो जैसे a को आपको कैंसिल करना है, एलिमिनेट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? -5b दिस इक्वल टू -20 देन d इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर d की वैल्यू 4 आ गया। अब d की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो a प्लस 4 equal to 7, then a equal to 7 minus 4, that is 3. From equation first and second, we get a equal to 3 and b equal to 4. ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला? सम ऑफ n टर्म्स। सो Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू रखिए इसमें, n की वैल्यू 25 बाई 2, a की वैल्यू 3, नंबर ऑफ टर्म्स 25 माइनस 1 एंड d इक्वल टू 4। दिस इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू 3 24 इंटू 4, ठीक है। कंसिडर करिए, देखिए इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 बाई 2 कितना कॉमन हो सकता है? 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 कॉमन, 3 बन गया यहाँ पर 2, और 2 का मल्टीप्लाई 24 में 48 2 से 2 कैंसिल, तो 25 इंटू ये कितना हो जाएगा? 51। अब आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा 1275। ओके, now we take next question। यहाँ क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 12 terms of a series in AP is -13 and sum of its first 4 terms की वैल्यू दिया गया है 24। पहले आप देख लीजिए जो गिवन है, गिवन में क्या लिखा? पहला 12 terms है, टोटल सीरीज में 12 terms है जिसकी वैल्यू कितनी? -13। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 12 टर्म्स की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ a is unknown, number of terms 12 minus 1, d is given, not given, and its value is -30. The value of 12 terms of a series in AP is -30, so a plus 12 minus 1 into d equal to -30, a plus 11 d equal to -30. See the first equation, -13 is given in your question, and sum of first 4 terms. 4 terms mean n by 2 means 4 by 2, okay. 2a plus sum of the first 4 terms means 4
2 2a प्लस 3b इक्वल टू 24। 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 12। 2a प्लस 3b इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट, यहाँ एक पढ़ा लीजिए आपको इसमें फर्स्ट यहाँ पर 10 टर्म्स होगा, फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। तो आपको क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। ए और डी की वैल्यू सॉल्व करने पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ए की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -2 आएगा। उसके बाद जब आप सब आप 10 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने में की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -2 और फिर आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसे आप लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू पर बेस्ड उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब उसी टाइप की कुछ और प्रॉब्लम का आज हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AB। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, वी हैव टू प्रूव सो दैट 1 + 3 + 5 to n टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखिए क्या ये AB में है, बताइए AB में है। तो जब AB में लिया गया है और यहाँ पे एक और लिख दिया गया है n टर्म्स, यानी टोटल n टर्म्स है, तो हम ये सपोज कर ले रहे हैं इनका जो सम है सो दैट 1 + 3 + 5 to n टर्म्स इज n स्क्वायर। यहाँ क्योंकि देखिए प्लस साइन का यूज किया गया है, इसका मतलब हमको इसका सम फाइंड करना है। तो जब सम फाइंड करना तो उसके सम हमने ऐसे सपोज कर लिया, ठीक। ऐसे जब सपोज करेंगे 1 + 3 + 5 कितने का 2n n। अब आपके पास जो फार्मूला है आपका देखिए सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला है वो क्या है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो जब ये फार्मूला है अब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता ही है कितने टर्म्स हैं n। a की वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी, d भी आप पता कर लेंगे और इसमें रख देंगे वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद यहाँ पर है। पहले बताइए a इक्वल टू कितना है 1 एंड d को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3 - 1 दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n दिए गए, तो फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। दिस इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू 1 n - 1, d कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 एंड दिस इक्वल टू n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2a - 2 और -2 + 2 कैंसिल, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू Sn = n/2 ब्रैकेट में क्या है 2n है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इक्वल टू n²। तो रिजल्ट आपका आ गया n²। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया क्वेश्चन था कि सो दैट 1 + 3 + 5 n टर्म्स इक्वल टू n²। यहाँ सम 1 लिखा नहीं गया है, लेकिन आप इस सम
समझ जाइए इसको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट 3 + 6 + 9 डॉट ऑफ n टर्म्स की वैल्यू 3n n + 1/। तो देखने से आपको पता लग रहा होगा कि इसमें भी समी कह रहा है, यानी इसको ये लोग ऐड करना है। तो चलिए बताइए, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितनी है 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d है 6 - 3 9 - 6, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए आपके पास तो देखिए इसमें तो फॉर्मूला आपका क्या है, सम ऑफ n टर्म्स n = n/2 2a + n - 1 × a। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रखें n/2 2a। देखिए जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है। किया जाएगा n/2 2 3 या 6 मल्टीप्लाई करते हैं 3n - 3। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर किया तो गलत हो जाएगा। सबसे मेन है कैलकुलेशन। किया जाएगा n/2। अब देखिए 1 + 6 है -3 है। एक नंबर अगर पॉजिटिव साइन हो, दूसरा नंबर नेगेटिव साइन हो, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस नहीं करते ना। दोनों में देखो डिफरेंस, माइनस क्या है, माइनस साइन होता है, जो हम करते हैं क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, 6 और 3 के बीच में कौन सा साइन है, तो आप कहेंगे माइनस साइन है। हम कहेंगे बताइए अगर एक नंबर +6 हो दूसरा -3 हो, उनको क्या करना चाहिए, या क्या ये क्या किया गया है, तो आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट किया गया है, या कहेंगे माइनस किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, जब सेम साइन हो तो ऐड कर दीजिए, जब अपोजिट साइन हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही बात है, यहाँ +6 और -3 है, तो क्या रिजल्ट आएगा 3 आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 + 3n कॉमन n/2 कितना कॉमन हो सकता है 3 कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 कॉमन लेंगे इसमें से क्या बचेगा 1 + और इसी को आपने लिख दिया 3n, इसको पहले लिख दीजिए n + 1/2 3n ब्रैकेट में n + 1/2। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था सो दैट 3 + 6 + 9 2n टर्म्स की वैल्यू इतना आपको प्रूव करना है। यही क्वेश्चन जैसे प्रूव करने के लिए आया तो आप यहाँ तक प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर प्रूव करने के लिए आया तो प्रूव करिए, अगर केवल कहता है कि इसका सम फाइंड करिए तब भी आप कहेंगे। ठीक है।